अस्सलामुअलैकुम मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज भी बड़ी-बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको थोड़ा-सा रन डाउन बताना चाहती हूँ। एक अरूबा नाम की लड़की पकड़ी गई है जो कि डिजिटल दहशतगर्द थी और इमरान खान के पार्टी के अंदर उसको क्या मकाम मिला हुआ था, वो खुफिया तौर पर अंदर ही अंदर क्या कर रही थी, इदारे उसको क्यों पकड़ के ले गए और उसके पकड़ने के बाद या उसको अरेस्ट करने के बाद पीटीआई के जो लोग हैं वो इस कदर परेशान और आपे से बाहर क्यों हो गए। एक तो मैं उस खातून के बारे में आपको बताऊंगी, दूसरा आपको बताना है कि सनम जावेद जो है वो कल जो है वो ट्विटर यानी एक्स स्पेस के ऊपर आई और उन्होंने ऐसी ऐसी बेशरम बातें की जो आज मैंने आपको सुनवानी है। तीसरे नंबर पे आपको बताना है कि मुसद्दिक मलिक जो हैं उनको एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना याद आई और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो एक शख्स ने उनको एक खुफिया पर्ची पकड़ाई जिसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाना पड़ गया। ये क्या मामला है? मरियम नवाज की शहबाज शरीफ के साथ अचानक हंगामी मीटिंग हुई है और अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है और आपको ये भी बताना है कि इसराइल और पीटीआई के लिए जो है वो सफ़े मातम बिछ गई है। ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से पीटीआई और इसराइल जो है वो बेइंतहा परेशान हो गए हैं, इसके बारे में भी आज आपको आगाह करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। और जो पहली खबर मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है वो आप लोगों ने खबर तो सुनी ली होगी कि एयर होस्टेस की पूरी बॉडी से कपड़ों के बजाय पैसे निकले। वो क्या स्मगलिंग कर रही थी, वो मुझे हिंदुस्तान की वो फिल्म याद आ गई जो अभी कुछ अर्सा पहले जो है करीना कपूर और एक कृति सेनन और तब्बू के साथ बनाई गई थी। अब पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है कि जब भी भारत किसी टॉपिक पे फिल्म बनाता है तो कुछ ही अरसे के बाद आपको उस तरह की चीजें पाकिस्तान में होते हुए दिखाई देती हैं, हालांकि टॉपिक वहां पे बनाया जाता है। अब ये इसकी क्या तफसीलात हैं, ये एयर होस्टेस कौन थी, क्या मामलात थे, पैसे कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, ये सारी तफसीलात जो हैं इसके बारे में आपको आगाह करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अगली खबर पे जाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक और ये एयर होस्टेस है जो गिरफ्तार हुई है। इससे पहले भी मुतादिद एयर होस्टेस ये काम कर चुकी हैं। मैं क्या कहूं कि पीआईए को इससे और ज्यादा कितना बदनाम करना है, क्योंकि इससे पहले हमारे पायलट्स का एक स्कैंडल आया। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में पीआईए के ऊपर पाबंदी लगवा दी। अब ये एयर होस्टेस की कसर बाकी रह गई थी, वो भी उसने पूरी करवा दी। तफसीलात के मुताबिक आपको बता दूं कि जो कस्टम हुक्काम है उनकी जानिब से बताया गया है कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये कार्रवाई की गई, जहां पर इस एयर होस्टेस को गैर मुल्की करेंसी को स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और आपको बताऊं कि कार्रवाई के दौरान जो है वो एयर होस्टेस जो है उसकी पूरी बॉडी से पैसे निकल रहे हैं। आपको साइड पे वीडियो भी नजर आ रहा होगा। इसका नाम क्या है एयर होस्टेस का? आपको बता दूं कि इसका नाम है आसिया कुर्बान। आसिया कुर्बान जो है फिर बाद में इसको ऑफलोड कर दिया गया और एयर होस्टेस आसिया कुर्बान से जो पैसे निकले हैं वो टोटल कितने हैं वो भी आपको बता देती हूँ। 37,318 अमरीकी डॉलर्स इससे बरामद हुए। एयर होस्टेस ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सऊदी रियाल की सूरत में करेंसी को छुपा के रखा हुआ था। एयर होस्टेस जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद आईएनपी के हवाले जो है वो इसको कर दिया गया है। अब मजीद तफसीलात सामने आएंगी, किसने पैसा इसको दिया था, ये कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और कब से हो रही है ये तो हमें भी पता है। पाकिस्तान को लूट लूट के और लूट खसूट के जितना पैसा आज तक ले जाया गया उसके बाद भी मेरे ख्याल से कोई मौजजा ही है जो पाकिस्तान को बचा रहा है। तो बहरहाल ये खबर आपने सुनी होगी तो मैंने सोचा कि इसके बारे में तफसीलात से आपको आगाह कर दूं। इसके अलावा आपको बता दूं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी बड़ी हंगामी मीटिंग हुई है जनाब शहबाज शरीफ के साथ। ये क्या मामला है इसके बारे में आपको बताती हूँ, फिर हम चलते हैं अपनी असल और अगली खबर की तरफ। आजकल कुछ खिचड़ी जो है ना वो अंदर खाते पक रही है और जो खिचड़ी है उसके ऊपर कोई जैसे कहते हैं ना कि चावलों के अंदर से जब भाप निकलती है तो वो चावलों के अंदर सुराख सुराख हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि जी चावल पकने के करीब हैं। अब ये ऐसा कोई उबाल है जो ना उबाल उठ रहा है ना कुछ पता चल रहा है। अब आपको बताऊं कि वैसे तो बाहर जो है वो खबर ये आई है कि पीटीआई से मुतल्लिक अमूर के ऊपर तफसीली गुफ्तगू के लिए मरियम नवाज साहिबा जो है उनको हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ के पास जाना पड़ा और जराये के मुताबिक ये पता चला कि मुलाकात के अंदर अरकान कौमी असम्बली और पार्टी अमूर और बयानिए की तरवीज भी जो है वो शामिल थी। इसके ऊपर भी तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज जो हैं उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं और उस हवाले से उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और जो अगला लाए है अमल है उसको भी उन्होंने डिस्कस किया।
फिर आपने मुसद्दिक मलिक जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के नुक्ते उठाए, और मैं कहती हूँ कि मुसद्दिक मलिक जो है वो पीएमएलएन का एक असासा है। जिस तरह से वो सुलझी हुई बात करते हैं, ना वो किसी के साथ बदकलामी करते हैं, पॉइंट्स के साथ वो अपनी बात जो है बड़े मुदब्बर और बड़े मुदल्लल अंदाज में जो है वो पेश करते हैं। और जिस वक्त वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त एक और आदमी उनके पास आया, वो हाथ में जनाब जी एक पर्ची लेकर आ गया और उसने कहा कि उसके बाद इस पे खबरें बनना शुरू हो गई कि ये कोई मशकूक पर्ची है, इस पर्ची में क्या लिखा हुआ था। फिर आगे से उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतनी इमरजेंसी वाली बात नहीं है, मुसद्दिक मलिक ने ये कहा। फिर और भी ज्यादा चहमगोइयां होने लगी कि कौन सी इमरजेंसी वाली बात है। बहरहाल लाइमलाइट ये थी कि मुसद्दिक मलिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम नकात बोले उसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि इमरान खान जब ये कहते हैं कि पाक फौज जो है, जो फौज का सरबराह होता है वो कौम का बाप होता है, तो सब कहते हैं वाह वाह। और फिर बाद में वो कहते हैं कि नहीं, आपका जो पाक फौज का सरबराह है वो मीर जाफर और मीर सादिक है। फिर जो जितने भी यूथी हजरात उनके फॉलोअर्स हैं वो सारे कहते हैं वाह वाह, खान साहब ने कमाल कर दिया। फिर खान साहब कहते हैं नहीं नहीं, मीर सादिक और मीर जाफर को छोड़िए, जो आपका आर्मी चीफ है वो कौम का बाप होता है, सिपह सलार होते हैं। वो कहते हैं वाह वाह। फिर वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, असल में जो आपका पाक फौज का सरबराह होता है उसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है। लेकिन जब उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि वाह वाह, हमारा जो सिपह सलार है जो न्यूट्रल हो गया है वो जानवर है, तो उसके बाद खान साहब कहते हैं कि नहीं, वो जानवर नहीं है, दरअसल जानवर तो अमेरिका है, क्योंकि ये सब कुछ करवाने वाला जो है साइफर वाला ड्रामा ये अमेरिका ने किया है। और जब वो कहते हैं कि वाह वाह, खान साहब ने कमाल कर दिया, वाकई ये सारा कसूरवार अमेरिका है, तो खान साहब कहते हैं कि नहीं, अमेरिका जो है वो अब हमें सिपह सलार से बचाएगा क्योंकि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। और फिर अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जो है वो उनके लिए करारदाद पास करवा देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यूथियों को फिर भी समझ नहीं आती। वो कहते हैं खान साहब ने जो कह दिया, जब कह दिया, जैसा कह दिया, चाहे वो जर्मनी और जापान के बॉर्डर्स को मिला दें, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम करवा दें, बस खान ने जो कह दिया वही होगा। अब एक तरफ मुसद्दिक मलिक ने इतना कुछ कह दिया, लेकिन यूथी कहते हैं कि वाह वाह। दूसरी तरफ इरशाद भट्टी, जिन्होंने आज तक कभी खान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं सुनी, उनकी गैरत थोड़ी सी जाग गई है और उन्होंने आके फरागोगी की करप्शन से मुतल्लिक जो है वो होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे फरागोगी पैसे लेकर लूटती रही है, कैसे फरागोगी और उस्मान बुजदार को लॉन्च करने वाली बुशरा बीबी थी, और क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने, तो मैं कहती हूँ कि पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने कुछ छड़िया ही नहीं, पीटीआई का कुछ छड़िया ही नहीं। क्या कहा इरशाद भट्टी ने, हैव अ लुक। मैं बात बताता हूं। एक खातून जिसने एक बिजनेसमैन से 6 अरब खाए हैं, इमरान खान के एहलिया के करीब वो खातून जिसने 6 अरब खाए एक बिजनेसमैन से, और उस एक खातून ने उस बिजनेसमैन के बेटे से 500 से ज्यादा आईफोन लिए हैं। और उस एक खातून ने, उसी एक खातून की बात कर रहा हूं, बाकी किसी की नहीं, उसी एक खातून ने उस बिजनेसमैन की बीवी और बेटी को बीमार बना दिया, बीमार कर दिया फरमाइशें कर करके। अब दोपहर का खाना पहुंचा दो मेरे घर, अब सुबह का नाश्ता पहुंचा दो, अब अंगूठी पहुंचा दो, अब डायमंड पहुंचा दो, अब इतने नकद पैसे पहुंचा दो, अब इतने वो फलाने गिफ्ट पहुंचा दो। यानी 500 आईफोन लिए सिर्फ उस एक खातून ने उस बिजनेसमैन के बेटे से। और फिर वही खातून एक दिन दुबई जाती है और उस बिजनेसमैन के बेटे को और बिजनेसमैन को फोन करके कहती है कि 9 लाख दिरहम फलान दुबई के अस्पताल में जमा करवा दे, 9 लाख दिरहम दुबई के फलान अस्पताल में जमा करवा दे। वो जमा करवाते हैं और पता क्या चलता है बाद में, जब वो जमा करवाने उनका बंदा जाता है तो पता ये करता है कि ये अस्पताल वो है जिसमें सर से पांव तक अपलिफ्ट किया जाता है, जिस्म को, चेहरे को, बालों को, बॉडी को, मतलब जवान बनाया जाता है। बॉडी अपलिफ्टिंग करवाई 9 लाख दिरहम। और वो एक खातून है जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तरीके आखिरी दिनों में थी, यानी 2 दिन पहले हुकूमत जाने से पहले, वो उस बिजनेसमैन से 140 करोड़ मांग रही थी कि आपके वो 2 जो काम रुके मैंने वो मैं करवा देती। और वो एक खातून, उसने जमीनों में कितना पैसा कमाया, उसने पंजाब की तकर्रियों और तबादलों में कितना पैसा कमाया, उसने बाकी चक्रों में कितना पैसा कमाया, वो एक अलग बात है। सिर्फ एक बिजनेसमैन की बात बता, 500 आईफोन से ज्यादा आईफोन ले गई, अंगूठियां, डायमंड कितने ले गई, 6 अरब रुपए ले गई, और अपने पे इतना खर्चा करवाया, उस जहाज इस्तेमाल, उसका रेड़ा बना दिया उस बिजनेसमैन का जहाज इस्तेमाल कर करके, और 9 लाख दिरहम बॉडी पे ले गई। उस खातून को मैं हैरान हूं कि आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। इमरान खान। और अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सुनने के बाद तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वो ये है कि इसराइल और पीटीआई के जितने भी हवारी हैं उन सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब झटका किस बात का लगा है, आपको पता ही है कि गजा के अंदर जो कुछ कर रहा है इसराइल, और फिर आपको ये भी पता है कि जिस तरह से इमरान खान के हक में अमेरिका के अंदर करारदाद पास की गई, फिर आपको पता है कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर करारदाद पास की गई बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल ने इमरान खान के लिए आवाज बुलंद की।
फिर आपको पता है कि किस तरह से अब जो है वहां पर ट्रंप को जितवाने की कोशिशें हो रही हैं, और किस तरह से इमरान खान की पार्टी जो है वो ट्रंप को अपना दोस्त बताकर उनसे उम्मीदें लगाई बैठी है कि जनाब ट्रंप की हुकूमत आ जाएगी तो वो खान साहब को वापस लेकर आ जाएंगे। और दूसरी तरफ आपको पता है कि इसराइल का जो किरदार है उसके बारे में भी आप लोग आगाह हैं। अब ऐसे में पीटीआई और इसराइल के लिए एक बहुत बुरी खबर यह है कि बरतानिया की जो आलमी अदालत है उसमें इसराइली वजीर आजम यानी कि नेतन्याहू और वजीर दिफा योवो गैंडलिट के वारंट गिरफ्तारी जो है, उनकी जो दरखास्त है उसको चैलेंज करने से दस्तबरदार जो है वो हो गए हैं। अब ये क्या मामला है, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि मामला क्या है। बरतानवी वजीर आजम का ये कहना है कि हमारा मौकफ वाजे है कि ये अदालत का मामला है, लिहाजा वही इस पे फैसला करेगी। बरतानवी वजीर आजम जो है उनके तर्जुमान का मजीद ये कहना था कि आलमी और मुल्की सतह पे कानून की हुक्मरानी और इख्तियारात की मुंतकिली पर यकीन रखते हैं। चीफ प्रोसिक्यूटर आईसीसी करीम खान ने मई के अंदर इसराइली वजीर आजम और वजीर दिफा के गजा जंग के दौरान जो है वो जंगी जराइम में मुलव्विस होने के वारंट की दरखास्त दी थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर ने फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास के 3 रहनुमाओं के वारंट के लिए भी ऐसी ही दरखास्त दी थी। खबर रसाल एजेंसी के मुताबिक आपको बता दूं कि साबिक हुकूमत का यह मौकफ था कि ओस्लो मुआहदे के तहत फलस्तीन इसराइलियों के ऊपर मुजरमाना दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आपको बता दूं कि वजीर आजम ऋषि सुनाक जो है, जो कि एक हिंदुस्तानी भी था, उसकी हुकूमत ने आईसीसी प्रोसिक्यूटर का नेतन्याहू और जो उनके वजीर दिफा हैं उनके दरखास्त का फैसला चैलेंज किया था। अल जजीरा के मुताबिक बरतानिया की नई हुकूमत ये समझती है कि इसराइल को सपोर्ट करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि नेतन्याहू के जंगी जराइम को सपोर्ट किया जाए, यानी कि इसराइल की हुकूमत को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है, इसराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया है। और इसको सुनने के बाद इस वक्त पीटीआई के फॉलोअर्स आग बबूला है, और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो अपनी ताकत के बल पे जो पूरी दुनिया के अंदर दंदनाता फिर रहा है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। यानी कि पूरी बात का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि इसराइल को आलमी अदालत ने गैर कानूनी रियासत करार दे दिया है, और ये फैसला किया गया है कि इसे दुनिया भर में खुद मुख्तार कौम के तौर पे तस्लीम नहीं किया जा सकता। और उसके बाद से पीटीआई के अंदर और इसराइल के अंदर बहुत ही सोग का एक समा है। तो बहरहाल अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, और अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। एक और बड़ी मजेदार खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये है, ये फलक जावेद का आपको एक नजर आ रहा होगा ट्वीट, जिसमें ये मोहतरमा फरमाती हैं कि अरूबा नाम की इस मासूम सी बच्ची को, गौर फरमाइएगा, कह रही है इस मासूम सी बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत इंतकाम में इतना आगे ना जाए, सियासत को सियासत रहने दें, बस कर दें। अब ये जो अरूबा नाम की आपको ये लड़की नजर आ रही है जो खान साहब के साथ मिलकर डिजिटल दहशतगर्दी करती थी, और ये पकड़ी गई है, इसको इदारों ने पकड़ लिया है, और इसके बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि अभी आपको पता है कि वो जो जंजुआ मोहतरम एक पकड़ा गया था पिछले दिनों, फिर उसके बाद रऊफ हसन पकड़े गए हैं। असल में वो जो जंजुआ पकड़ा गया है ना, उसके लैपटॉप से जितना भी डिजिटल दहशतगर्दों का डेटा मिला है, उसमें जैसे जैसे वो सहूलतकारों के नाम लेते जा रहे हैं वैसे वैसे इदारे उनको अरेस्ट करते जा रहे हैं। अब उसने आगे से रऊफ हसन का नाम लिया था कि रऊफ हसन को जब पकड़ा गया तो उन्होंने आगे तमाम सहूलतकारों के नाम लिए, उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से डेटा आता था, कैसे कैसे हम ट्वीट्स करते थे और कैसे कैसे हम ट्रेंड्स बनाते थे। उसी में नाम आया था इस लड़की का जिसका नाम है जी अरूबा। अब ये जो अरूबा है ये डिजिटल दहशतगर्द इस तरह से है कि आप ये ना समझिए कि शायद ये अपना सिर्फ एक अकेला अकाउंट चलाकर वहां पर इदारों की हर्जासराई करती थी। नो नेवर, ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि ये अकेली लड़की 35,000 अकाउंट्स को चला रही थी। जी हाँ, क्योंकि इसके नीचे एक पूरा नेटवर्क काम करता था। और आपने अक्सर देखा होगा कि पीटीआई के अंदर ये एक तरीका कार है कि जब आपने कोई चीज को वायरल करना होता है तो एक चीज आती है, एक शोशा छोड़ा जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर लाखों व्यूज आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? आपको याद होगा कि 1 साल पहले जो है ये भांडा फोड़ा गया था कि ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर किस तरह से ये लोग रोबोटिक वे में चीजों को जो है वो वायरल किया करते थे। बिल्कुल उसी तरह से खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने 12,000 ये डिजिटल दहशतगर्द जो हैं ये हायर किए थे, और इनको जो तनख्वाहें दी जाती थी वो भी गवर्नमेंट के खाते से दी जाती थी, जो अभी तक इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और इनके नीचे जो फिर पूरा नेटवर्क है वो काम करता है। ये लड़की भी इसी तरह से काम कर रही थी। इसका पूरा डेटा जो है वो दिया गया है, और देने वाले खुद पीटीआई के लोग हैं। और फिर जब इदारों ने इसको आप पकड़ा है तो उसके बाद जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है कि बड़ी मासूम थी, हाय इस लड़की को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद जो हैं उनकी तो बाकायदा तौर पे कल ट्विटर के ऊपर जो है उनको लाया गया, उनसे एक ट्विटर स्पेस करवाई गई,
اور محترمہ جو ہیں ان کے دکھ کا اندازہ یہ کیجئے کہ ایک طرف لوگ ان کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں کہ واہ واہ سنم جاوید تم جیت گئی، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، لیکن سنم جاوید کا انٹلیکچوئل لیول اور ایستھیٹک سینس کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ محترمہ فرماتی ہیں کہ کوئی غیر اگر تنقید کرے تو دکھ نہیں ہوتا، لیکن اپنے جب تنقید کرے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کس بات پہ، تو محترمہ فرمانے لگیں کہ اس بات پہ کہ اپنے ہی لوگ مجھ پر اس بات کی تنقید کرتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے لوگ، کہ آپ لال رنگ کی لپسٹک لگا کر کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں میں وہ کہہ رہی تھی نا کہ میں عدالت میں پیش ہوئی ہوں تو بال سٹریٹ کر کے انہوں نے جو ہے وہ لال رنگ کی لپسٹک لگا لی ہوئی تھی، تو وہ محترمہ فرمانے لگیں کہ میری لال رنگ کی لپسٹک کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بہت اعتراض ہے، جس پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ محترمہ فرمانے لگیں کہ میں تو جیل کے اندر پالر کے اندر بیٹھی رہتی تھی، اور پالر کے اندر تو ہم لوگ وہاں پہ جیل کے اندر غرارے اور شرارے پہن کر بھی جاتے تھے۔ کیا فرما رہی ہے محترمہ، خود ہی سن لیجیے۔ جی میں یہ کہتی کہ اب ہم دیکھیں اپنوں سے لڑائی نہیں ہوتی، میں تو پہلے کہہ رہی تھی اپنوں سے لڑائی جو ہوتی ہے نا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ابھی کوئی باہر ہم سے لڑ رہا ہو، ہمیں بول رہا ہو کہ بھئی تم لپسٹک لگا کے آ گئی، تو اس کو تو میں کہہ سکتی ہوں بھائی تمہارے ابو کے پیسوں سے لگا کے نہیں آئی نا، میرے ابو نے بھیجا تھا وہ بھیج سکتا تھا تو اس نے بھیجا جو جو چاہیے تھا ہمیں تو میں لگا کے آتی تھی۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ جب اپنے اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ میرے خان کی تربیت تو نہیں ہے، یہ میرے لیڈر کی تربیت نہیں ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا اس نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میں چکی میں باندھوں تو تم سارے چکیوں میں ہو جاؤ، مجھے اے سی نہیں مل رہا، میں شدید گرمی ہو، تم اپنے گھروں کے اے سی اتروا دو، مطلب میں اپنے خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو تم بھی اپنے خاندانوں سے الگ ہو جاؤ، میں چرپائی پہ سو رہا ہوں تو تم بھی بستروں میں آرام سے مت سو، مطلب یہ میرے لیڈر کی نہیں ہے۔ اب یقین کریں میری جن سے بھی بات ہوئی وہ کہتے جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ اب جو ڈیجیٹل دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، ایک لحاظ سے تو خوش آئند بات ہے، لیکن دوسری طرف میں اس کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ ان لوگوں کو پکڑ کے ہیرو بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، بالکل سنم جاوید کی طرح۔ کیونکہ اگر آپ نے ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ بے قصور ہیں تو ان کو پکڑے ہی نہ، اور اگر وہ قصوروار ہیں تو پھر ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں، پھر یہ نہ کریں کہ آدھے راستے میں چھوڑ رہے ہیں، عدلیہ آپ کے ساتھ جو ہے محاذرائی میں لگی ہوئی ہے، آپ پکڑ پکڑ کے اندر کر رہے ہیں، وہ پکڑ پکڑ کے باہر چھوڑ رہے ہیں، یہ چیزیں مطلب مجھے نہیں لگتا کہ قابل قبول ہیں۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیل جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔